तो क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि क्या होता अगर नारुतो टाइम में पीछे जाकर रिबोर्न होता तो उसकी स्टोरी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता। तो चलो देखते हैं इसी चीज को इस अल्टरनेट टाइमलाइन में। तो इस टाइमलाइन की स्टार्टिंग होती है फ्यूचर में, जब नारुतो मर चुका होता है और वो अपने पेरेंट्स और अपने मरे हुए कॉमरेड से मिलने वाला होता है। पर तभी अचानक से नारुतो के सामने हागुरोमो आ जाता है और वो कहता है कि ये काफी अजीब है क्योंकि हम दोनों को मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। लेकिन फिर हागुरोमो सीरियस होकर बोलता है, नारुतो उजुमाकी, हम फिर से मिल रहे हैं, पर इस बार मैं तुम्हें रिवाइव नहीं कर पाऊंगा और ना ही तुम्हें कोई पावर दे पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें पास्ट में भेज सकता हूँ ताकि तुम सब कुछ होने से रोक सको। पर यह चॉइस तुम्हारी है कि तुम्हें पास्ट में वापस जाना है या नहीं, जिसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पास्ट में जाने के बाद तुम्हारे एक्शन से फ्यूचर कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। जो सुनकर नारुतो सोच में पड़ जाता है और वो फिर मना करने वाला होता है। लेकिन फिर नारुतो के दिमाग में उसकी पुरानी मेमोरीज फ्लोट होने लगती हैं, जिसमें उसे वो लोग याद आने लगते हैं जिसे उसने खो दिया था अपनी आंखों के सामने। लेकिन फिर नारुतो सोचता है और कहता है कि मुझे एक और चांस मिला तो मैं उन सबको बचा सकता हूँ। इसलिए नारुतो इस बार मना नहीं करता है और वो हागुरोमो का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। इसलिए हागुरोमो उसे वापस पास्ट में भेज देते हैं और यहीं से असली स्टोरी स्टार्ट होती है। जिसके बाद नारुतो फिर से पास्ट में रिबोर्न होता है और इस बार वो अपनी आंखें खोलता है, पर वो रो नहीं रहा होता है। वो बस आसपास देख रहा होता है और उन लोगों को भी देख रहा होता है जो कि उसे पकड़े हुए होते हैं। इसलिए नारुतो सोच रहा होता है कि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा था कि ये थोड़ा आगे से स्टार्ट होगा, पर कोई ना, मुझे यहीं से वेट करना होगा। जिसके बाद सारी चीजें ओरिजिनल स्टोरी की तरह चलती है और कुरामा फिर से नारुतो के अंदर में सील हो जाता है। और जैसे जैसे नारुतो बड़ा होता जाता है वो अपनी मुश्किल मेमोरीज को फिर से रीबिल्ड करना स्टार्ट करता है, क्योंकि उसे अपने जुत्सु याद आने लगते हैं जिसे उसने मास्टर किया था, बस उसकी बॉडी उतनी ज्यादा कैपेबल अभी नहीं होती है। इसलिए नारुतो अपनी बॉडी को ट्रेन करना शुरू करता है और ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और तब तक वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है। लेकिन अभी भी उसकी छोटी बॉडी एस रैंक मिशन नहीं कर पाती है, पर वो ताइजुत्सु और उसकी नॉलेज अभी भी इंसेन लेवल पर होती है। एक दिन नारुतो अपने अपार्टमेंट में वापस आता है और मेडिटेशन करना शुरू करता है और अपने माइंड के अंदर में चला जाता है। इसलिए वो फिर से उसी गेट के सामने में खड़ा होता है जहाँ पर कुरामा सील होता है। इसलिए कुरामा नारुतो को देखता है और नारुतो कुरामा को देखता है, पर नारुतो कुरामा को देखकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है और फिर अपना फिस्ट कुरामा की तरफ करता है और बोलता है, कम ऑन मार दो, इससे वर्स्ट क्या ही होगा। जो देखकर कुरामा बोलता है कि ये बच्चा पागल हो गया है, पर फिर भी वो भी अपना फिस्ट आगे बढ़ाता है। जैसे ही दोनों की फिस्ट टकराती है, नारुतो की सारी मेमोरीज, सारी फीलिंग सीधे कुरामा के पास पहुंच जाती है, जिस वजह से कुरामा को सारी बातें याद आने लगती हैं और वो रो पड़ता है। और ये सारी चीज कुरामा तक इसलिए पहुंच पाई थी क्योंकि उन दोनों का बॉन्ड फ्यूचर में बन चुका था। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नारुतो को कुरामा की सारी पावर मिल जाती है, लेकिन हाँ, कुरामा अब नारुतो को सपोर्ट करता है। इसलिए वो नारुतो के चाकरा को डिस्टर्ब करना बंद कर देता है और ये नारुतो के लिए बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। इसके बाद नारुतो सीधे होकागे ऑफिस चला जाता है, जबकि हिरोजन शॉक्ड हो जाता है एक 6 साल के नारुतो को देखकर। लेकिन नारुतो होकागे को सीधे बोलता है कि मुझे घर चेंज करना है। इसलिए हिरोजन नारुतो से पूछता है कि क्यों, तो नारुतो कहता है कि मुझे 4th होकागे का घर चाहिए। जो सुनकर हिरोजन सीधे मना कर देता है, पर नारुतो कहता है कि वो घर मुझे डिजर्व करता है क्योंकि वो मेरा असली घर है। जो सुनकर हिरोजन शॉक्ड हो जाता है और कहता है 4th होकागे का कोई भी बच्चा नहीं है। पर नारुतो अपना शर्ट उठाता है और सील दिखाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं 9 टेल्स का जिंचुरिकी कैसे हूँ। और ये भी कहता है प्रीवियस जिंचुरिकी एक रेड हेयर वुमेन थी, कुशिना उजुमाकी, और उसके हस्बैंड 4th होकागे मिनाटो नाबिकाजे थे। जो सुनकर हिरोजन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है क्योंकि एक 6 साल के बच्चे को इतना कुछ पता है। और अब जब वो ठीक से नारुतो पर ध्यान देता है तो उसे लगता है कि नारुतो की ग्रोथ भी अनयूजुअल है। पर फिर भी वो इतना कुछ सोचने के बाद नारुतो को 4th होकागे का घर दे देता है। जिसके बाद नारुतो घर में घुसता है और धीरे धीरे सब कुछ एक्सप्लोर करने लगता है। फिर उसे एक हिडन डोर मिलता है जहाँ पर वेपन रूम होता है और उस वेपन रूम के वॉल पे हर जगह निंजा टूल्स लगे होते हैं। लेकिन नारुतो उन सभी चीजों को इग्नोर करता है और वो एक स्पेशल चीज उठाता है जो कि उसके फादर का स्पेशल कुनाई होता है। फिर वो सोचता है अगर सब कुछ सही रहा तो एकेडमी खत्म होने से पहले तक मैं इस जुत्सु को मास्टर कर लूंगा। फिर नारुतो को उसी रूम के अंदर में उसकी माँ का उजुमाकी स्क्रोल मिलता है और नारुतो साइलेंटली अपने पेरेंट्स को थैंक्स करता है। और फिर नारुतो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो अपने घर को देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा गंदा होता है। लेकिन घर को साफ करने से पहले नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु करने की कोशिश करता है, पर उससे हो नहीं पाता है। पर फिर नारुतो को दोबारा याद आता है कि ओ हाँ, मुझे फिर से ये भी सीखना पड़ेगा। इसलिए वो अभी इस जुत्सु की ट्रेनिंग नहीं करता है और घर को क्लीन करता है और वहाँ पर रहना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद कुछ टाइम तक कुछ मेजर इवेंट्स नहीं होते हैं और सभी चीज ओरिजिनल स्टोरी की ही तरह चलती है। लेकिन एक रात नारुतो खुद से उठता है और कहता है कि वो आज होने वाला है उचिहा क्लैन का मैसेकर। पर फिर भी नारुतो जानता था कि वो पूरे क्लैन को नहीं बचा पाएगा, लेकिन वो फिर भी कुछ करने का सोचता है। जब मास्क मैन ओबिटो अपना काम करके जा
रहा होता है तो इस बार वो डायरेक्टली वहां से नहीं जाता है, बल्कि पेड़ से पेड़ पर जंप करते हुए वो लीफ से बाहर निकल रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पीले बालों वाले लड़के पर पड़ती है जो कि पेड़ के ब्रांच पर बैठकर उसकी तरफ हाथ हिला रहा होता है। जबकि नारुतो उससे कहता है कि मैं तुम्हें बस एक मैसेज देने के लिए आया हूँ, फ्यूचर में तुम्हें एक डार्क और मिस्टीरियस आदमी बिट्रेड करेगा तो संभल के रहना जब तक मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आ जाता हूँ ओबिटो उचिहा। और हाँ, चिंता मत करना, तुम्हारी असली पहचान सिर्फ मुझे पता है। पर ये सारी चीजें सुनकर ओबिटो तुरंत रिएक्ट करता है और अपने ब्लेड से नारुतो को बीच से काट देता है, लेकिन नारुतो धुआं बन जाता है क्योंकि वो नारुतो का शैडो क्लोन होता है। दोबारा से नारुतो की असली आवाज आती है और वो कह रहा होता है कि इतना आसान नहीं है मुझे मारना, और इस बार मैं तुम्हें भी मरने नहीं देने वाला हूँ, इसलिए तुम बच के रहना और इस बार मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। ये सुनकर ओबिटो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, फिर तुरंत वहां से चला जाता है और वो जाते जाते ये भी समझ जाता है कि ये बच्चा मिनाटो का बेटा है। जिसके बाद कुछ साल बीत जाते हैं और नारुतो जानबूझकर एकेडमी एग्जाम में फेल होता जाता है ताकि वो टीम 7 में आ सके, और एंड में वो टीम 7 में चला भी जाता है और वो अपने टीममेट्स को देखना शुरू करता है और सोचने लगता है क्या मैं इन्हें फ्यूचर के बारे में बता दूं, पर फिर डिसाइड करता है कि नहीं यार, ये लोग अभी बच्चे हैं, इन्हें अभी नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये लोग कुछ समझ नहीं पाएंगे। तभी ककाशी रूम में एंटर करता है और उसके एंटर करते ही नारुतो को एक अजीब सा कंफर्ट फील होने लगता है क्योंकि ककाशी हमेशा से उसके लिए एक रिलायबल इंसान रहा है। और इस बार नारुतो डिसाइड करता है कि वो ककाशी और ओबिटो के बीच का फ्यूचर भी चेंज करेगा। जिसके बाद ककाशी उन लोगों को रूफटॉप पर ले जाता है और सबसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर ककाशी उन लोगों को अगले दिन के बारे में बताता है कि उन लोगों को अगले दिन बेल टेस्ट देना होगा। जिसके बाद उन लोगों की ये मीटिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग जाने लगते हैं, लेकिन नारुतो अपनी टीम को रोक लेता है और सास्के और साकुरा से कहता है कि हमें टीम वर्क करना होगा, तभी हम लोग ये टेस्ट पास कर पाएंगे। पर सास्के उसे इग्नोर कर देता है और साकुरा तो उसकी तरफ देखती भी नहीं है। जिसके बाद नारुतो अंदर ही अंदर बोलता है, डैम इट कुरामा, ये एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। और कुरामा भी उससे एग्री करता है और कहता है हाँ नारुतो। जबकि नारुतो फिर से अपने मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इन लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखाता हूँ तो ये लोग मुझ पर रिलाई करेंगे। पहले सास्के रिलाई करेगा, फिर साकुरा भी फॉलो करना शुरू कर देगी। इसलिए अगले ही दिन नारुतो सबसे पहले ट्रेनिंग ग्राउंड में पहुंच जाता है। जिसके बाद सास्के और साकुरा भी वहां पर पहुंच जाते हैं और नारुतो उन्हें एक एक कुनाई दे देता है और उनसे कहता है कि बस इसे पकड़ कर रखना तुम लोग। जबकि ककाशी हमेशा की तरह लेट एंट्री लेता है और बेल टेस्ट के बारे में बताता है। नारुतो भी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं बेल ले आऊंगा। जिसके बाद बेल टेस्ट शुरू होता है और सीधे नारुतो ककाशी पर चार्ज कर देता है, लेकिन ककाशी उसका पंच ब्लॉक कर देता है और उसे ग्राउंड पे फेंक देता है। पर नारुतो भी काउंटर अटैक करता है और ककाशी के आंखों में मिट्टी उड़ा देता है और सीधे ककाशी के स्टमक पे पंच मारता है। पर ककाशी भी अपनी नी से नारुतो को हिट करता है और पीछे देखता है, लेकिन वो नारुतो का एक सब्स्टिट्यूट होता है और असली वाला नारुतो पीछे से आकर ककाशी को पकड़ लेता है। तभी सामने से एक फायरबॉल जुत्सु आता है जो कि ककाशी को डायरेक्टली हिट करने वाला होता है, लेकिन ककाशी वहां से गायब हो जाता है। नारुतो भी तुरंत डिसअपियर होता है और सास्के के पास अपीयर होते हुए कहता है कि साकुरा आउट हो चुकी है, अब हम ही दोनों बच्चे हैं। और सास्के से कहता है, सास्के कोई प्लान है? तो सास्के कहता है हाँ, बस तुम फॉलो करो। लेकिन उस टाइम तक ककाशी उनके सामने लैंड करता है और इस बार नारुतो और सास्के एक साथ अटैक करते हैं। जिस अटैक में नारुतो मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु यूज करता है और 2 क्लोन क्रिएट करता है। वो सास्के को और एक कुनाई देता है और चारों डायरेक्शन में उसे थ्रो करता है, लेकिन ककाशी एक कुनाई को ब्लॉक कर लेता है जो कि नारुतो का ट्रैप होता है। इसलिए नारुतो ककाशी के सामने अपीयर होता है और उसके फेस पर पंच मारता है और उसी वक्त उसके क्लोन भी अलग अलग अटैक करते हैं और फिर नारुतो टेलीपोर्ट करता है और 1 सेकंड के अंदर में ही नारुतो के हाथों में बेल होती है, जो देखकर सास्के और ककाशी दोनों स्टंट हो जाते हैं। नारुतो एक बेल सास्के को दे देता है और सास्के क्वाइटली कहता है थैंक्स। दोनों मिलकर साकुरा को भी बाहर निकालते हैं और ककाशी ये सब देखकर सोचता है यही वो टीम है जिसे मैं ट्रेन करना चाहता हूँ। जिसके बाद नारुतो एक कुनाई उठाता है और ककाशी की तरफ देखकर मुस्कुराता है, जो देखकर ककाशी शॉक्ड हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 4th होकागे का कुनाई है, बल्कि इसलिए वो शॉक्ड होता है क्योंकि उसे नारुतो के अंदर में मिनाटो दिख रहा होता है। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि तुम्हें ये पार्ट कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आ जाएगा, पर तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में।